लॉगिन कर दिया। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने रीजनिंग में, कैलेंडर में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हमने देख लिया था। हमने जान लिया है कि अगर यूनिट लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आया तो कितने वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट होगा? 2 या 3 आ गया तो, और अगर कुछ भी नहीं आया तो। अगर जनरल पूछा जाए कि कोई कैलेंडर कितने वर्ष में रिपीट होता है, 28। बट एक सवाल मैं दिखा दे रहा हूं, यह आर.एस. अग्रवाल की किताब का सवाल है, और क्योंकि कट पेस्ट होते रहते उस किताब में से, उन्होंने पूछा है कि 1990 जैसा कैलेंडर अगली बार कब आएगा। 1990 जैसा कैलेंडर अगली बार कब रिपीट होगा। कब रिपीट होना चाहिए? 11 साल के बाद। मतलब आंसर क्या आना चाहिए? 2001। लेकिन इन्होंने अपनी किताब में आंसर दिया है 1996। और ये आंसर 100% गलत क्यों है? क्योंकि 1990 एक नॉर्मल ईयर है और 96 एक। क्या नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के कैलेंडर कभी सेम हो सकते हैं? क्योंकि एक में 28 फरवरी होती है और एक में 29 फरवरी आ जाएगी। बट उन्होंने आंसर कैसे निकाला है, उनकी एक छोटी सी मिस्टेक वो देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ने, गंदे व्यक्ति ने कॉपी पेस्ट किया, तो मुझे मत वहां मतलब श्रद्धांजलि मत देना कि ऑप्शन में ही 2001 नहीं है और मास्टर कह रहा था 11 वर्ष के बाद। तो इसका मतलब उन्होंने आंसर क्या दे दिया होगा? 96। वो गलत है। क्यों गलत है उसका कारण मैंने बताया, लेकिन उन्होंने वो आंसर क्यों माना? तो 90 में ऑड डे कितने होंगे? नॉर्मल ईयर है 90, 91, 92। अरे ऑड डे नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 होता है, लीप ईयर में ऑड डे 2 होते हैं। 93, 94, 95। देख लो, जोड़ 7 हो गया। तो 7 जोड़ाने के बाद अगला क्या लिखेंगे हम? लेकिन इसमें नियम ये होता है कि अगर नेक्स्ट ईयर लीप ईयर आ जाता है तो इस प्रोसेस को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए था। उनसे वो गलती हुई। और 96 में अब कितने आने चाहिए थे? 97 में, 98 में, 99 में, और वर्ष 2000 में कितने हो गए? अगला कौन सा होगा? और इसीलिए 1990 जैसा कैलेंडर 1996 नहीं 2001 माना जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही नॉर्मल ईयर्स हैं। कभी भी एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के जैसा नहीं हो सकता। बट मान लो, क्योंकि उस किताब में जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन दिए हैं 95, 96, 97, 98। फिर आप कहेंगे सर 2001 तो है ही नहीं वहां पर, तो फिर हमें मान लेना पड़ेगा कि सिलेक्शन चाहिए हमें, क्योंकि यूपीएससी 1 साल बाद आंसर की देती है, तब तक तो सारे लोग भूल जाते हैं कि क्या था उसका आंसर। इसलिए हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये गलत उत्तर भी सही है, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन चाहिए। अब आते हैं, 1-2 कंसेप्ट और बचे हैं, इसमें लिखेंगे। किसी महीने में कोई पर्टिकुलर डे कितनी बार आता है? हमें देखना है कि किसी महीने में संडे कितनी बार आते हैं, मंडे कितनी बार आते हैं, ट्यूसडे कितनी बार आते हैं। तो आइए जरा एक कैलेंडर बना रहा हूं महीने का, और उससे इसका कंसेप्ट हम जानेंगे। हम जानते हैं कि महीने में हम 31 दिन मानकर चल रहे हैं अभी। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे
और सैटरडे। मान लेते हैं कि महीने में 1 तारीख को संडे था और महीना कितने दिनों का है? 31 डेज का। बनाते चलिएगा, मैं आनंद नहीं ले रहा हूं। इकतीस का महीना है तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि 31 के महीने में यहां पर कुल कितने संडे हैं? मंडे, ट्यूसडे, बाकी दिन। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि 31 का महीना हुआ तो संडे 5 बार आता है, बिल्कुल भी नहीं सही है। बल्कि ये बात सही है कि 31 के महीने में 3 दिन 5 बार आएंगे। कौन से 3 दिन 5 बार आएंगे? वे दिन जो 1, 2 और 3 तारीख को आएंगे। अगर 1 तारीख को सैटरडे है तो सैटरडे 5 होंगे। अगर 1 तारीख को फ्राइडे है तो 5 बार फ्राइडे आएगा। 2 तारीख को सैटरडे है तो 5 बार सैटरडे आएगा। 3 तारीख को संडे है तो 5 बार संडे आएगा। मतलब रियलिटी में 31 डेज का अगर मंथ है तो फिर मंथ में 3 डेज 5 टाइम्स रिपीट होते हैं। नोट कर दीजिए इस पॉइंट को। if 31 days present in the month, then 3 days come 5 times. यदि महीने में 31 दिन है तो यदि महीने में 31 दिन है तो 3 दिन 5 बार आते हैं। दैट इज द डे ऑफ 1, 2 एंड 3rd डेट, जो 1, 2 और 3 तारीख को आते हैं। जो 1, 2 और 3 तारीख को आते हैं। ये पर कब सही होगा? केवल जब 31 का महीना होगा, मतलब 31 डेज का जब मंथ होगा तो केवल उसी सिचुएशन में बात हम बता रहे हैं। अब इमेजिन करिए कि महीना 31 का ना होकर 30 का हो जाए तो फिर केवल 2 ही दिन 5 बार आएंगे। कौन से? 1 और 2 तारीख। तो लिखते चलेंगे 30 का महीने में केवल 2 ही दिन 5 बार आएंगे, 1 और 2 वाले। और अगर महीना 29 का हुआ तो केवल 1 ही तारीख को आने वाला दिन 5 बार होगा। और अगर महीना 28 का हुआ तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। 2023 में कुछ लोगों ने आपको व्हाट्सएप किया होगा मार्च के महीने में, और ऐसा लिखा होगा उन लोगों ने, अद्भुत संयोग, 826 वर्षों में पहली बार फरवरी के महीने में 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, और ऐसा ज्ञान देने वाला पहला व्यक्ति मैं। तो उस महानुभव को वापस रिप्लाई करिएगा। उसके लिए 826 साल जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। हर साल जब फरवरी 28 दिनों की होगी तो कोई दिन 5 बार आ ही नहीं सकता है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दिन 5 बार आ जाए। ऑब्वियसली 28 दिनों में 7-7 दिन कितने बन जाएंगे? 4 वीक एग्जैक्ट बनेंगे ना भाई, 7, 4, 28। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई दिन 5 बार आ जाएगा। तो जहां पर भी फरवरी ऐसा होगा। 2021 में एक यूपीएससी ने बड़ा खूबसूरत सवाल बनाया था
मुझे बताइए कि यूपीएससी ने कहा था कि किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में चारों संडे और सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है, तो व्हाट वुड बी द मिनिमम वर्किंग डेज ऑफ दिस ऑफिस? तब इस कार्यालय के न्यूनतम कार्य दिवस कितने होंगे? न्यूनतम नहीं, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे तो भाई सबसे पहले हम दिमाग क्या लगाएंगे? मिनिमम डे पूछा ना उसने, तो हम 31 का महीना तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो मैक्सिमम डेज में आ जाएगा। हम कितने का महीना लेंगे? 28 का। और 28 में से 4 संडे, 2 सैटरडे, 6 माइनस कर दीजिए। अगर आप 29 का लेंगे तब भी 5 संडे ले लीजिए फिर, और 2 सैटरडे, तब भी 22 आएंगे। मतलब किसी भी ऑफिस में अगर सभी संडे छुट्टी हो, सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी हो, तो ज्यादा से ज्यादा 6 दिन की छुट्टी हो जाएगी। इसका मतलब 22 मिनिमम दिन तो उसे आना ही पड़ेगा, 22 मिनिमम डेज ऑफिस तो रहेगा। ये आ चुका है सवाल 2021 में। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। 28 का ही महीना क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि उसने मिनिमम पूछा। अगर वो मुझसे मैक्सिमम पूछे कि मैक्सिमम कितने दिन ऑफिस आना पड़ेगा, तो फिर मैं 31 का महीना मानूंगा और छुट्टियां कम से कम मानूंगा। यहां छुट्टियां ज्यादा से ज्यादा, तो 4 तब भी छुट्टी संडे की रहेगी और 2 सैटरडे तब भी रहेंगे। तब मैक्सिमम वो कितने दिन ऑफिस में आ सकता है? तो ये मतलब ऐसे सवाल हम हल नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जब भी आएंगे तो हम हल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हर सवाल की प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं, कंसेप्ट भी कुछ चीज होती है। अरे हो जाएगा ना ये मैक्सिमम और मिनिमम। अब एक और चीज देखिएगा जरा इस महीने पर, आप इस महीने में कोई भी तारीख पर गौर करिए और उस तारीख को जरा ध्यान से देख लीजिए। हर 7 दिन के बाद या 7 दिन पहले दिन बिल्कुल सेम होता है। आप 19 तारीख को देख रहे होंगे, इस महीने में क्या था? थर्सडे, बृहस्पतिवार, वीरवार, गुरुवार। 19 और 7, 26 को भी थर्सडे है। 19 में से 7 गए, 12 को भी थर्सडे है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हर 7 दिन में दिन क्या होते हैं? रिपीट। मुझे बताओ, आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले कि किसी महीने की 3 तारीख को संडे है, बताइए उस महीने की 25 तारीख को क्या होगा? तो बता पाओगे? 3 और 7, 10 और 7, 17 और 7, 24। 24 तारीख को भी संडे होगा, 25 को बता सकते हैं ना हम, क्योंकि हमें अब क्या लॉजिक समझ में आ गया है। 7 दिन आगे जाओ या पीछे, दिन कभी बदलता नहीं है। किसी ने कहा कि महीने की 2 तारीख को वेडनेसडे है, बताइए चौथा वेडनेसडे कब आएगा? तो 2 और 7, 9 और 7, 16 और 7, तो 2, 9, 16, 23, चौथा वेडनेसडे किस तारीख को आएगा? 23 तारीख को। क्योंकि हमने लॉजिक बस इतना सीख लिया है कि इस दुनिया में 7 दिन आगे जाओ या 7 दिन पीछे जाओ। आखिरी वेडनेसडे किस तारीख को आएगा इसमें? तो 23 और 7, 30 तारीख, अगर महीना 30 का है तो। बातें समझ में आ रही हैं? ऐसे सवाल जहां आपसे कोई भी पूछ ले कि ये तारीख ये थी, बताइए 7 कोई पर्टिकुलर तारीख को क्या दिन होगा उस महीने की, तो हम निकाल सकते हैं। तीनों चीजें ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको ये पूरा सिखा दिया कि किसी भी एक साल की तारीख देकर आप किसी भी दूसरे साल की तारीख मुझसे पूछ सकते, मैं बता दूंगा। बताया है कंसेप्ट मैंने, 2-3 तरीके से बताया है। अगर डेट सेम रिपीट हो रही हो और एक ही साल का गैप हो तो डायरेक्ट उत्तर निकालना सिखाया है, पर अगर बहुत लंबा गैप भी हो तो फिर ट्रिक्स बताइए मैंने, 14, 40, 250 वाली मैंने वो बता दिया। दूसरा मैंने आपको एक और ट्रिक्स बताई, किसी पर्टिकुलर एक महीने की तारीख दे दो, मैं किसी भी दूसरे महीने की तारीख बता दूंगा, याद है? उस कोड से जितना कोड में बदलाव आएगा उतना ही महीने में भी बदलाव आएगा। पीछे वाला लाल,
आनंद मत लो बेटा, इधर दुख है बहुत जीवन में। और आज मैंने ये सिखाया कि किसी महीने की एक तारीख का दिन बता दो मुझे, बस मैं उसी महीने की किसी भी तारीख का दिन तुम्हें बता सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 7 दिन आगे करो या 7 दिन पीछे, दिन रिपीट होते हैं। मतलब महीना चेंज कर लो, महीने तारीख चेंज कर लो या ईयर चेंज कर लो, मैं कोई भी तारीख का दिन बता सकता हूं। लॉजिक समझ में आ रहे तीनों? बिल्कुल। आइए अब हम इसमें सवाल और देख रहे हैं, आखिरी टाइप के सवाल हैं। इफ टुडे इज फ्राइडे, यदि आज शुक्रवार हो, इफ टुडे इज फ्राइडे, यदि आज शुक्रवार हो, देन व्हाट वुड बी डे आफ्टर 325 डेज? तब 325 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तब 325 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? मैं बात करता हूं शालिनी, अगर शीट नहीं मिली, बिल्कुल आज किसी भी हालत में शीट पहुंचाई जाएगी आप तक। यदि आज शुक्रवार है तो 325 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? इधर ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज। अगर ऐसा कोई प्रश्न आपकी लाइफ में आ जाता है कि इतने दिनों के बाद, तो मैं बस इतना सिखाना चाह रहा हूं, करना कुछ भी नया नहीं है, ऑड डे निकालने हैं। ऑड डे कैसे निकालते थे हम लोग? 325 को डिवाइड कर दिया 7 से, तो 7 से 4 बार कितना बच गया? फिर 7 6 42, 3 बच गया। 3 मतलब आज का दिन क्या माना है? फ्राइडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। आप कह देंगे कि सर 325 दिनों के बाद सोमवार या मंडे होगा। सैटरडे, संडे, मंडे। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 3 दिन बाद वाला दिन है जो तीसरा दिन आ रहा है। अगर यहां पर मान लो कहता 325वां दिन, तो फिर वो संडे होता। रिपीट कर दूं मैं कंसेप्ट, 3 दिन रिमाइंडर आया तो बस 3 ही दिन जोड़ना, उसका अगला मत जाना। और वो 325वां दिन पूछे तो फिर 2 ही दिन वार के बाद वाला, फिर तब हम कहेंगे कि 2 ही दिन, सैटरडे और संडे। अगर वो 325वां पूछता, पर मैंने 325 दिनों के बाद पूछा है, इसलिए जो रिमाइंडर आ जाए डायरेक्ट वही से। अगर ये 325 दिन पहले पूछता तो माइनस नहीं करते, पीछे जाते। माइनस कैसे करेंगे हम? तो फ्राइडे है आज, 3 दिन पीछे जाएंगे, थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, फिर उत्तर हमारा आ जाता ट्यूसडे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो पहले पूछ रहा है कि बाद में, पर इस बात से ज्यादा मतलब है कि कितने डिवाइड, किससे डिवाइड करना और कितना रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 3 है और बाद का पूछ रहा है तो 3 दिन बाद, अगर पहले का पूछ रहा है तो 3 दिन पहले। आगे पीछे वो बाद और पहले के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। अब अगर कोई बदमाश एग्जामिनर है तो जानबूझ के ऐसा भी कर सकता है, व्हाट विल बी डे आफ्टर 20 वीक एंड 325 डेज? क्या कहेगा वो? 20 सप्ताह और 325 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? वही सेम आंसर रहेगा। जहां कंप्लीट वीक हो जाए वहां दिन कभी बदलते नहीं है, तब भी दिन वहां क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। दैट मीन्स सारा खेल केवल ऑड डेज का है। अगर ऑड डेज कुछ भी नहीं आ रहा है तो दिन सेम होगा। ऑड डे 1 आ गया तो अगला दिन होगा, 2 आ गया तो उसका अगला दिन होगा, 3 आ गया तो तीसरा दिन ले लेंगे। सिंपल सवाल है। इस बार का जो प्रश्न था वो यही था, 10 की घात 10, ऐसा सवाल था, याद आ रहा है? तो मैंने कहा था कि देखो हम लास्ट के टाइम में कवर करेंगे। तो अब मान लेते 10 की घात 10 के बाद अगला दिन कौन सा होगा? जैसे आज बुधवार है, मान लीजिए प्रश्न में दिया था कि आज अगर बुधवार है तो 10 की घात 10 के बाद कौन सा दिन आएगा? तो ऐसी जगह पर आपने पहले दिमाग में लगाना होगा कि हमें किससे डिवाइड करना है? क्यों? ऑड डेज। अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आएगा कि सर 10 की घात 10 मतलब उसको 7 से डिवाइड करेंगे, कब रिमाइंडर निकालेंगे?
तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। जब भी ऐसा कोई चीज आ जाती है तो निश्चित ही कोई ना कोई पैटर्न होगा। तो हमें क्या करना चाहिए था, एक बार पहले 10 की घात 1 मतलब 10 को डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर आया। 10 की घात 2 मतलब 100 को डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आया, यहां सीधा 3, 7 से एक बार बच गया 3, 7 4 28, ये 2 बच गया रिमाइंडर। अब मैं किसको डिवाइड करूं, 10 की घात 3 को। और अगर आपको दिमाग में आ रही चीजें तो डायरेक्ट मैं समझ गया कि ये 20 को डिवाइड करना है मुझे। कैसे, क्योंकि 100 को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 2 आया था, अब एक 0 बढ़ गया तो मतलब 2 और 0 कितना हो गया, अब 20 को ही डिवाइड करना है। कितना रिमाइंडर आ गया, 6। अब मुझे 10,000 को डिवाइड करना है तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे केवल किसको डिवाइड करना है, और कितना रिमाइंडर आ गया, 4। फिर मैंने 10 की घात 5, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे केवल और केवल 40 को डिवाइड करना है, 5। फिर से अब 10 की घात 6 को मुझे डिवाइड करना है, पर मैं समझ गया कि मुझे केवल 50 आखिरी में डिवाइड करना है, और रिमाइंडर कितना आ गया। अब मैंने 7 को डिवाइड किया तो मतलब मुझे पता चला आखिरी में 10 को डिवाइड और रिमाइंडर वापस कितना आ गया, मतलब रिमाइंडर रिपीट होगा। 3 2 6 4 5 1 3 2 6, यही होगा फिर। तो ये 7 पावर थी, 8 9 10, 3 स्टेप और नीचे उतर जाते हैं, कितना रिमाइंडर आया होगा। आज अगर बुधवार है तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इस साल का सवाल है 2023 का। सवाल कठिन नहीं है, बस एग्जाम हॉल में कितना व्यक्ति पेशेंसली हल कर पा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे मैं ये केवल बताना चाहूंगा कि अगली बार भी अगर इसका जैसा कोई और नया बन गया तो घबराना नहीं, आप ट्राई तो करिए, लॉजिक तो ढूंढते चलिए कि कोई लॉजिक है या नहीं है, क्योंकि बिना ऐसे लॉजिक की कोई व्यक्ति 10 की घात 10, 10 की घात 100 के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं रखता। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, इस बार प्रश्न यह था कि 10 की घात 10 के बाद कौन सा दिन आएगा। यदि आज बुधवार हो, वेनसडे हो, तो हमने इस पूरे 10 की घात 10 को किससे डिवाइड किया, 7 से। पर पूरा डिवाइड नहीं किया, हमने एक पैटर्न पहचानने के लिए पहले 10 की घात 1 को डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया, 3 को डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया। पहले यहां तक समझ में आया। पर अब जरा ध्यान से देखो लॉजिकली, जब 10 की घात 1 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया था, 3। अब 10 की घात 2 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे वापिस पूरा 100 डिवाइड नहीं करना है, केवल आखिरी के 0 को मुझे समझ लेना है कि 3 पहले में बचा था, तो 3 और 0 मतलब कितना, 30। तो मुझे केवल 30 को डिवाइड करना था, कितना हो गया, 7 4 28, रिमाइंडर कितना आया, 2। अब जो तीसरा 0 नया जोड़ूंगा नीचे में, तो मैं वहां पूरा वापिस डिवाइड नहीं करूंगा, मुझे पता है ना कि 100 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया था, तो 2 और 0 मतलब 20 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। फिर 1000 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया था, मतलब 6 0 को डिवाइड करना है। 4 0 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आया था, तो ये 40 को डिवाइड करना है। अरे बात समझ में आ रही, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना हमें। अगर एक एक को आनंद लेते चले जाओगे तो इसी में 4-5 मिनट लग जाएंगे, बाहर आकर दुख ही दुख होगा जीवन। स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। कर पाएंगे इस टाइप में सवाल, कुछ भी पूछ लें, हमेशा बस एक ही चीज याद रखिएगा, दिन के बदलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है इस दुनिया में तो वो है ऑड डेज। जिसको ऑड डेज का खेल समझ में आ गया वो बता देगा किसी भी तारीख का दिन क्या है। वो ट्रिक्स भी मैंने जो बनाई थी ना, अगर आपको याद हो, 14 40 250, वो भी सब ऑड डेज का ही लॉजिक था। मैंने आपको बताए थे कि हर महीने के ऑड डेज के बेसिस पर मैंने वो कोड बनाया है पूरा। सारा खेल केवल किस पर चल रहा है पूरे कैलेंडर का, ऑड डेज। और ऑड डेज जो पूरा वीक नहीं बना पाता।
हो जाएंगे इस टाइप के सवाल। अब यहां पर समाप्त होता है कैलेंडर। अब जैसे मान लेते हैं कि 9 की घात 20, अगर मान लीजिए ऐसा कोई सवाल बना है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। तो हम क्या करेंगे, हम गरीब लोग हैं, 9 को डिवाइड करेंगे किससे, कितना रिमाइंडर आया। अब 9 की घात 2 मतलब 81, 9 की घात 2 मतलब 81। अब यहां 9 को 7 को पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक जीरो नहीं बढ़ रहा है, नंबर बदलते जा रहे हैं। तब हमें देखना पड़ेगा कि यहां रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 7, 4 रिमाइंडर आया। फिर हमने 9 की घात 3, 729, फिर 7 से डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हुआ, 7 से एक बार, फिर 0, 7 4 28, कितना रिमाइंडर आया, 1। पैटर्न है यही पर। अब ध्यान से देखना जरा, 9 की घात 1 का रिमाइंडर था 2, 9 की घात 2 का रिमाइंडर था, 9 की घात 3 का रिमाइंडर होगा 8, 2 4 8, पर 8 मतलब एक वीक पूरा हो गया होगा ना। अरे 7 दिन का तो वीक होता है ना, तो रिमाइंडर कितना फिर, एक। 9 की घात 4 का रिमाइंडर 16, लेकिन 16 नहीं, ऑड डे कितने आएंगे, 2। ये बन गया पैटर्न, वापिस रिपीट होगा। 2 4 1 2, 2 4 1 2, 2 4 1 2, पूछने दो से जहां तक जाना है। हर 3 पावर के बाद ऑड डेज क्या हो गए, रिपीट हो गए। चेहरे भयानक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ा सिंपल सा है। उसे कुछ भी तारीख की पावर देने दो, हमें डिवाइड तो किससे करना है, 7 से। और क्या करना है, एटलीस्ट 3 पावर 4 पावर को डिवाइड करके देखना पड़ेगा पैटर्न पहचानने के लिए। और पैटर्न आ गया, 2 4 1 2 वापिस आ रहा है, तो 2 4 1 2, 2 4 1 2, 2 4 1 2, हर 3 पावर के बाद रिपीटेशन है। तो बस 3 के मल्टीप्लाई में जो आ रही है 18, क्योंकि लाली ने पूछा था 9 की पावर 20, तो 18 खत्म हो गया। रियलिटी में वो केवल कितना बचा है, 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 का रिमाइंडर कितना आता है, 9 की पावर 2 का रिमाइंडर आज अगर वेडनेसडे है तो 4 दिन बाद वाला बता देना। पैटर्न के बगैर कभी ऐसे सवाल नहीं बनते, हर बार कोई ना कोई लॉजिक तो उसमें होगा ही। हाँ, बट इतना जरूर याद रखेंगे कि डिवाइड हमेशा किससे करेंगे हम, 7 से। थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन अगर आ जाए, जितनी मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले टाइम में ऐसे सवाल आएंगे, क्योंकि अब यूपीएससी में कोई लेवल बचा ही नहीं, जो आखिरी था वो 23 में टूट गया है। अब मैं ये कह नहीं सकता, जैसे पहले मैं रोक देता था कि नहीं इतने लेवल का नहीं पूछेगा, लेकिन अब बेशर्म है, कुछ भी पूछ सकते हैं। 2000, हाँ मैं ऐसे किसी टिप्पणी का खंडन करता हूं, अनअकैडमी के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार मैं ऐसी कोई बातचीत यहां स्वीकार नहीं कर सकता हूं, इस पर ज्यादा ध्यान दे अभी। अब ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि कैलेंडर में जितने भी सवाल है ना, वो मैक्सिमम सवाल ऑड डेज से हल हो जाते हैं। आइए आज हम शुरुआत कर रहे हैं तीसरा टॉपिक, थोड़ा हल्का टॉपिक लेते, फिर टिपिकल टॉपिक भी उठाते चले। हाँ, क्वेश्चन भी लेंगे ना, अरे मैं आज सारे डाउट भी ले लेंगे, कहीं से भी लाना क्वेश्चन। वैसे मेरी शीट ज्यादा सॉल्व करना, कितने लोग जरा हाथ ईमानदारी से खड़े करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन वालों को तो शीट नहीं मिली, लेकिन ऑफलाइन वालों को जिनको मिल चुकी है, डाइस पूरा कंप्लीट हो चुका है शीट में से, शीट ही नहीं मिली है। नहीं, कई लोगों को अगर मैं एक बार सूचित कर देता हूं, ऑफलाइन में भी नहीं मिली कई लोगों को। नहीं, मैं मैसेज कर दे रहा हूं।
मैंने ये जो हेड है उनको भेज दिया है वापस कि अभी, क्योंकि मैंने तो सारा रेडी करके कब से ही दे दिया है, तो अब तो उपलब्ध कर देना चाहिए। लिखिएगा काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना। तीसरा टॉपिक रीजनिंग का, काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना। काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना। इसमें 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, पिछले 2 वर्षों से सवाल नहीं है, लेकिन यूपीएससी है कभी भी यू टर्न लेती रहती है। काउंटिंग ऑफ फिगर में 3 टाइप के सवाल में पहला टाइप का सवाल है नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या। नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या। एक और सीख लेंगे हम लोग जो मुझे लग रहा है कि आना चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस, रेखाओं की संख्या। वर्ग, आयत, त्रिभुज और रेखाओं की संख्या। तुम्हारा ध्यान अभी भी बाहर ही है, तुम आगे बैठ जाओ बेटा, सच बता रहा हूं, क्योंकि इतनी मुद्राएं दिए फिर ऐसी ही चली जाएगी। घबराओ नहीं, सब अपने ही लोग हैं, तुम आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, सच में आ जाओ। हाँ अभी आ जाओ, क्या घबराना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर, टाइटल डालिएगा वर्गों की संख्या। नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या। वर्ग सभी को पता है ना किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, हम इसको कहते हैं कि वर्ग है। सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पर एक और चित्र वर्ग जैसा होता है जिसकी चारों भुजाएं भली बराबर होती हैं, लेकिन जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल, वो अलग अलग लंबाई के होते हैं और कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो वर्ग में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको क्या कहते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को जिसमें चारों भुजा तो बराबर ही की हैं पर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। 10वीं कितनी के लोगों के पास है, मतलब चेक कर रहा हूं। रोम्बस, बहुत बढ़िया। समचतुर्भुज हिंदी में उसका नाम है समचतुर्भुज, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं रोम्बस। हम रोम्बस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वर्ग की जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो पहले सवाल पर आते हैं। चार चार का ही बनाना है, मैं मिटा रहा हूं। हमसे पूछे गए हैं कि कुल कितने वर्ग यहां पर होंगे, वर्गों की संख्या कितनी होगी।
नंबर ऑफ स्क्वायर, चार चार का ही बनाना, ठीक है। पहले तो अगर हम मैनुअल गिनना चाहे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहे तो क्या लगता है कुल कितने वर्ग होंगे? 21? नहीं, बहुत सारे, ऐसा कैसे ऑप्शन हो सकता है? ये तो कक्षा 2 का उत्तर हुआ। कितने वर्ग है? नीचे उत्तर बहुत सारे, ब्रैकेट में स्वयं गिने, ऐसे कार्य में नहीं करता। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो दो चीजें हैं, एक तो एग्जैक्ट उत्तर तक पहुंचना कठिन है, और अगर एग्जैक्ट उत्तर तक पहुंचे भी तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसमें ट्रिक्स पर पूरी तरह से ध्यान देंगे हम लोग। ऐसा कोई भी प्रश्न आपकी लाइफ में आ जाए, पहले आप नंबरिंग कर दीजिए कि कितने सेगमेंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, कितने सेगमेंट है, ठीक है। नहीं, 4 और 4 सेगमेंट है। जो भी आखिरी का नंबर आ रहा है उनका मल्टीप्लाई कर दो। आखिरी में कौन से दो नंबर हैं, तो 2 बार मतलब उसका मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? 4 गुना 4 16। अभी एक एक कम करके पुनः मल्टीप्लाई करना है, मतलब इनमें से एक एक कम कर दो। 3 and 3 कितना हो गया? ऐसा तब तक चलने दो जब तक कि 1 मिल नहीं जाता हमें किसी एक में। इस दिए गए डायग्राम में कुल वर्गों की संख्या 30 है। मैं 30 काउंट करके भी दिखाऊंगा अभी। ऐसा ना सोचेगा कि 30 बस बोल दिया, मैं दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट 30 स्क्वायर है। इसमें बना लिया है 30 वर्ग। ट्रिक समझ में आ गई है? इक्वल हो या ना हो, ट्रिक्स तब भी लगेगी। आखिरी के नंबरों का मल्टीप्लाई, फिर एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई, तब तक जब तक किसी एक में 1 नहीं आ जाता, ठीक है। पहले अब मैं 30 काउंट करके दिखा रहा हूं। इतना तो सभी को दिख रहा होगा कि सर इसमें 4 8 12 16 16 तो सभी को दिख रहे। 16 में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जरा इधर गौर करेंगे सभी लोग, ये भी तो एक वर्ग है। 1 2 3 3 6। दूसरा 9 समझ में आया? अब 3 3 वाले पर गौर करिए। वर्ग है एक, फिर 2, फिर नीचे वाले में और एक कंप्लीट, आंसर आ जाएगा 30। आप ट्राई करिए अब इसी पैटर्न पर। वर्गों की संख्या हर जगह आपको निकालनी है।
चारों ही प्रश्नों में हमें बताने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या। बढ़िया। क्या इस क्रॉस से स्क्वायर पर कोई असर पड़ेगा? क्रॉस वाला राजस्थान में आ चुका है 2017 के पीटी में। बताइए पहले में बस नंबरिंग कर देने थे 1 2 3, तो आपने 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, दूसरे में यहां पर ऐसे सेगमेंट कुल कितने आ जाएंगे? 5 इंटू 5, फिर सेम 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, या आया होगा 55। यहां पर 1 2 3 21 या 20, सबसे पहला मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, एक एक कम कर देंगे, 2 इंटू 3, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, पर आगे नहीं कर सकते क्योंकि वो तो 0 इंटू 1 हो जाएगा ना, तो 0 इंटू 1 0 रहेगा, कितना हो जाएगा 20। और अब लास्ट वाले क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए, सेम है लगभग, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इधर ध्यान देंगे तो नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 1। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इस बार अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक में 5 स्क्वायर हैं, एक तो छोटे छोटे 4 और ये 5, तो 5 10 15 20, आंसर आ जाएगा 50। हम कहेंगे कि दिए गए डायग्राम में कुल वर्गों की संख्या 50 होगी। नॉर्मल 30 थे बट वो 4 अलग से दिखाए गए, तो हमने उसके एक एक में 5 5 थे, तो 20 काउंट कर लेंगे। एक ट्राई और करिए जरा। वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर,
फोर्थ वाले में जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर थे, पुनः हम उसी टाइप के क्वेश्चन को समझ रहे हैं। फोर्टी फाइव, एक तरफ 5 और एक तरफ 4 है। 62, 55, 55, पैटर्न तो लगभग सेम है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, उसके आगे नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि फिर 1 इंटू 0 हो जाएगा वो, तो ये तो आ गए 40 और हर एक में 5, ये समझ में आ रहे हैं। ये 4 छोटे हैं स्क्वायर और एक कंप्लीट 5 10 15, आंसर आ जाएगा 55। 55 पर कुछ नए सवाल भी दिखा रहा हूं मैं, जो मुझे लग रहा है कि आने चाहिए इस टाइप में भी। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में ट्रिक्स लग जाए, कुछ जगह ट्रिक्स अगर नहीं लग रही है तो मैन्युअली काउंट करते आना चाहिए। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या। चित्र बना दीजिए पहले कॉपी पर। सेवन ओनली, कुछ ज्यादा ही कम नहीं, इतने तो। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 तो ये है, ये वर्ग नहीं है। अरे 90 डिग्री का एंगल है एग्जैक्ट। 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा। लेकिन अगर एग्जामिनर को मान लीजिए कोई बदला निकालना है पुराने जन्मों का, तो फिर वो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ये 9 पॉइंट है, पॉइंट एक दूसरे से समान दूरी पर है। आपसे पूछा गया है कि कुल इससे कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर वी कैन फॉर्म फ्रॉम दिस 9 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स।
10 number of square by this point. These all points are equidistant from each other. मतलब लाइनें नहीं दी हमने, अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड है कितने स्क्वायर बना सकते हो। 10 आ रहे हैं। बना के देखो, जब तक बनाओगे नहीं तो बस दिखता है। मराठी में कहावत है, जसं असते तसं नसते म्हणूनच जग फसते। जैसा लगता है वैसा नहीं होता और इसलिए लोग गलत रास्तों पे चले आते हैं। ऐसा आपके साथ इस सवाल में हो गया है। लाइनें तो बना के देखते हैं कि कई लोगों ने लाइन नहीं बना दी, बस डायरेक्ट मैं सर सीधे उत्तर देता हूं क्योंकि मैं ये सब चीजें छोड़ चुका हूं। कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4, एक बड़ा 5 और ज्यादा से ज्यादा 7वां दिखा दो मुझे, कैसे बनाया आप लोगों ने। आइए इधर देखते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। ये क्रॉस लगा दिया, ठीक है, ठीक है। ये आपने स्क्वायर कहा, ये पॉइंट लाया कहां से? ऐसा तो फिर 10-20 में अंदर बना देता हूं, चारों ही पॉइंट मेरी मर्जी से ले लेता। लेने तो वही पॉइंट है ना। अगर आप वो क्रॉस बनाएंगे भी तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर थोड़ी काउंट हो सकता है क्योंकि 2 पॉइंट तो हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट उनके थोड़ी है। वो तो अपने मन से थोड़ी पॉइंट ले सकते, उन्हीं पॉइंट को लेकर बनाने हैं। आंसर आएगा 6। आइए जरा इसी पैटर्न पर, किसमें? यहां गंडेलाल पूरा पूरा प्रश्न दिया था, सब कंप्लीट रेडी करके दिया था हमें और पूछा था कितने स्क्वायर है। यहां इसने लाइनें नहीं दी हैं, डॉट दिए और कहा है कि आप अपने मर्जी से इन बिंदुओं का उपयोग करके स्क्वायर बनाए, और बिंदु अपनी मर्जी से नहीं, उन्हीं बिंदुओं का उपयोग करके। शब्दों पर ध्यान देना, नहीं तो 2 महीने बाद आप श्रद्धांजलि दे रहे इधर क्यों नहीं काउंट किया। यहां ब्रैकेट में लिख देना, डॉट दिए गए थे, यहां लाइन दी गई थी। जब लाइन दी तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी, बना बना के दे दिया डायरेक्टली। एक और ट्राई करिए इसी में। सभी चारों पॉइंट एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस पर हैं। कुल कितने स्क्वायर इसमें बन सकते हैं? फोर्टीन, 15, 14, 23, 18, 18 थोड़ा सा फिर भी मैं कहूंगा कि सही सही तक पहुंच पा रहे हैं। 20, इसमें इतना तो सभी को पता है कि 1 2 3, तो यहां पर
3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1। ये तो 14 सभी पहुंच गए थे। अब इस पर गौर करेंगे। 1 2 3 4। ये तो 4 सभी को दिख रहे हैं ना, ये हमने पिछली बार भी देखा था। लेकिन इस बार भले ही काट दिया, लेकिन वर्ग तो अपनी जगह विद्यमान है। ये वाला पूरा एक वर्ग है ना, चारों पॉइंट। अब जरा इस पर गौर करेंगे, जिन बिंदुओं को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखो, पहली बार में मुझसे भी नहीं आए थे ये, छूट भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं। चारों पॉइंट को जरा ध्यान से देखो, एक ही समान दूरी पर आएंगे। एक वर्ग ये बनेगा नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार हमें पता चला। अब अगली बार आए तो हम सीधा याद कर चुके हैं। 2 और आ जाएंगे और आंसर आएगा 20। इसके बाद कोई भी नहीं बनेगा इसमें। छोड़िए नहीं, देखो हमें क्या करना है, अगर आ जाए एज इट इज तो उत्तर पता है 20। कुछ अलग सा आ जाएगा तो मैं बताऊंगा कि तुक्का कहां लगाते हैं, भले ही उसके लिए मैं बदनाम भी हो चुका हूं एक बार। आर यू सीरियस हो गया था। तो हम वो ट्राई करेंगे कि अगर कुछ नहीं आए तो क्या कर सकते। लेकिन ये डाइवर्सिटी, मैं आपको ये क्या दिखाना चाह रहा हूं कि देखो भाई, इस टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, ट्रिक्स पर बेस्ड, बिना ट्रिक्स के, डॉट वाले। ये डाइवर्सिटी है कि ऐसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अब लिखना टाइप 2, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, पहले तो ये बात मुझे बताएं आप लोग। जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबरी और पैरेलल होती हैं तथा हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मुझे एक बात बताना, ये रेक्टेंगल है, ये आयत है, और ये क्या है फिर, ये स्क्वायर है। अगर मैं ये कहूं ऑल स्क्वायर्स, सभी वर्ग आयत है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, क्या सही होगा ये? सभी वर्ग आयत हैं या सभी आयत वर्ग हैं? आइए जरा ध्यान से समझना। आयतों की 5 स्टार होटल में पार्टी चल रही है। वे सभी लोग शाम का डिनर करने के लिए होटल में जमा हुए हैं और उन्होंने गेट पर मुझे खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें पता है कौन स्क्वायर और कौन रेक्टेंगल है। फिर भी मैंने कहा किसको अंदर जाने देना है। तो उसने कहा कि आमने सामने की साइड इक्वल दिखे, हर एक एंगल 90 डिग्री का दिखे, भेज देना। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम के बाद वर्ग आया, वो कह रहा है मुझे अंदर जाना है। मैंने कहा कौन हो? उसने कहा वर्ग। मैंने कहा अगली बार दिखना नहीं मुझे यहां। मैंने उसको भगा दिया। वो कुछ समय के बाद फिर लौट आया। उसने पूछा अंदर जाने की शर्त क्या है? मैंने कहा आमने सामने की साइड इक्वल, हर एक एंगल 90 डिग्री। तो बोले मेरी चारों साइड इक्वल है तो आमने सामने क्या अलग अलग दिख रहा है? मैंने कहा नहीं, तुम भी अंदर आ जाओ। सभी वर्ग
लिखेंगे इस पॉइंट को, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग आयत हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि दिए गए डायग्राम में आयतों की संख्या बताइए, इन द गिवन डायग्राम डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो मुझे स्क्वायर भी काउंट करने पड़ेंगे ही, मतलब स्क्वायर भी काउंट करने पड़ेंगे और रेक्टेंगल भी, तब जाकर उत्तर बनेगा रेक्टेंगल का। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये कुल कितने आयत है इस दिए गए चित्र में? यहां रेक्टेंगल निकालना है, पिछली बार वर्ग पूछा गया था। आप कैलकुलेट करने लग गए हैं? लग रहा है कि आप गिन लेंगे उसमें। आइए ट्रिक्स पर आते हैं। 44 और 52 नजदीक भी नहीं है अभी। हम अगली बार आपकी लाइफ में ऐसा सवाल आ जाए कि कुल कितने आयत होंगे, तो मुझे बताइएगा। जब वर्ग निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, उसमें नंबरिंग करते थे और फिर वर्ग निकालने के लिए क्या करते थे, पहले मल्टीप्लाई फिर जोड़ देते थे। यहां उल्टा है, पहले जोड़ दो फिर मल्टीप्लाई, दैट मींस पहले पूरा जोड़ दो, वर्टिकल कितने लोग हैं, तो 1 and 2, 3 and 3, 6 and 4, यहां का जोड़ कितना आया, इधर का भी जोड़ करो और उनका मल्टीप्लाई कर दो। कुल आयतों की संख्या यहां पर 100 है और मैं वो गिन कर भी दिखाऊंगा। 100 रेक्टेंगल है यहां पर, 100, उसमें स्क्वायर भी आ गए, सब काउंट कर लिया हमने। आइए देखते हैं कैसे। पहले तो ट्रिक सभी को समझ में आ गई ना, इक्वल हो अनइक्वल हो सब जगह ट्रिक्स लगेगी ये। तो जरा यहां पर ध्यान देंगे सभी लोग। हमने अभी पिछली बार जो हमने स्क्वायर पढ़े थे उसमें बता दिए थे ना, गिनकर कितने स्क्वायर दिखा दिए थे मैंने। तो 30 स्क्वायर तो इसमें होंगे ही, क्योंकि इसी डायग्राम में हमने 30 स्क्वायर आपको काउंट करके दिखाए थे ना। पर क्या उस स्क्वायर में ये डायग्राम काउंट हुआ था? नहीं हुआ था ना। 1 2 3 3 6 9 12, बट ऐसे भी तो होंगे फिर। तीन 6 9 12, तो 12 और 12 24। अब ये तो 2 और 1 का था, इधर देखना 3 और 1 वाला, 1 2 4 6 8, चार वाला पूरा एक, 1 2 3 4,
फिर 3 और 2 वाला 1 2 2 4 6 4 और 2 वाला 1 2 3 4 और 3 वाला अरे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? 4 और 3 वाला 1 2 ऐसे 2 हैं, सॉरी ऐसे 2 हैं, ऐसे कम लगे तो और गिना देंगे। तो अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आ जाए तो इतना कुछ मत करिएगा, बहुत इजी सवाल है। अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर इसमें ये सब काउंट हो गए, स्क्वायर भी काउंट हो गए और रेक्टेंगल भी। तो आप लोग बताएं हमें जरा, अगर सवाल मध्य प्रदेश में जो आया था, ये एमपी वालों ने पूछा था, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। पहले में 18, बस नंबरिंग कर देंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा 1 and 2 3, जोड़ आ रहा है ये 3 है, और यहां पर सम, तो 6 into 3 18, यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो सम आया होगा 10, यहां 15, 15 into 10 150। बहुत सिंपल है, 10 गुना 15। अरे 10 क्यों आया, जोड़ है वो तो, और सम है इधर 15। जैसा भी सवाल आ जाए रेक्टेंगल में, हमें केवल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का सम करके आंसर बताना होता है। बट अगर एक स्मार्ट एग्जामिनर है तो सवाल ऐसा बना सकता है जिसमें दोनों ट्रिक्स यूज हो। एक सवाल लिखिएगा, लिखना, इन द गिवन डायग्राम determine the number of rectangle। दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत है, वर्ग नहीं, विच आर ओनली रेक्टेंगल नॉट ए स्क्वायर, जो केवल आयत है, वर्ग नहीं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर ओनली रेक्टेंगल नॉट ए स्क्वायर, जो केवल आयत है, वर्ग नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन लोगों के यहाँ उत्तर आ गए हैं बताए।
which are only rectangle not a square. क्या करेंगे आप? मतलब आपको पहले टोटल निकालने पड़ेंगे और उसमें से स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। वन 170। तो सबसे पहले तो आपने रेक्टेंगल निकाल दिए, तो सम आया होगा 15, सम आया होगा 15, बट ये 225 क्या है? स्क्वायर रेक्टेंगल सब है। वो कह रहा है ओनली रेक्टेंगल नॉट ए स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर निकालना आता है, कैसे निकालेंगे? 5 into 5 स्क्वायर वाली ट्रिक्स, फिर 4 into 4, फिर 3 into 3, 2 into 2, 1 into 1, तो ये आ गया 55। ये 55 अगर हम हटा दें इसमें से, तो हमें वो डायग्राम मिलेंगे जो प्योरली केवल रेक्टेंगल होंगे, जिनका स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न बन जाए जिसमें वो कहे ओनली रेक्टेंगल नॉट ए स्क्वायर, तो आपको रेक्टेंगल में से स्क्वायर के नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो अभी इसमें कुछ और ट्रिक्स बाकी हैं, कल देखेंगे हम इसको आगे। आइए मैथमेटिक्स पर। बताए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने मैथमेटिक्स में? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी से डिवाइड अगर होती भी है तो केवल दुनिया में दो लोगों से, खुद से, मतलब हमारे हिंदी सिनेमा जगत के अभिनेता जो कहते ना कि हमें कोई खरीद नहीं सकता, ऐसे लोग जिनको आइडियलिस्टिक लोग कहते, जिनको कोई डिवाइड नहीं कर सकते, वो खुद से होते या फिर वन से होते हैं। 1 से लेकर 100 तक में कितने? सबसे स्मॉलेस्ट 2। इकलौता इवन नंबर जो प्राइम नंबर है, कंटिन्यू 3 प्राइम नंबर जो दो दो के गैप पर मिलते हैं, 3, 5, 7। अगर किसी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 1 या 5 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 1 और 5 रिमाइंडर बचे तो प्राइम होगा जरूरी नहीं। अगर हमें प्राइम आइडेंटिफाई करना है तो एक बड़ा नंबर जो होल स्क्वायर होगा, उस जिसका वो स्क्वायर है उससे छोटे प्राइम नंबर लेंगे, सामने वाले को डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं हुआ तो अब उसे दुनिया में कोई डिवाइड नहीं करेगा, मतलब वो प्राइम नंबर। और अगर डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं। क्लियर है बातें? टाइटल डालिए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं लिखना। सच नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिनके न्यूनतम 3 गुणनखंड होते हैं। सच नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिनके न्यूनतम 3 गुणनखंड होते हैं। दैट मीन्स, अर्थात इट्स डिवाइड बाय एनी अदर नंबर अदर देन 1 इन इटसेल्फ। अर्थात यह स्वयं और एक के अलावा, अर्थात यह स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होते हैं। किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होते हैं।
सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है इस दुनिया में 4, 1, 2 और 4। 1 के बारे में हम लिख चुके हैं। 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम, क्योंकि प्राइम बनने के लिए भी 2 फैक्टर चाहिए, उस गरीब के पास तो एक ही फैक्टर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 4, फिर 6 को देख लीजिए, 1, 2, 3, 6। ये क्या लिख रहा हूं मैं? जिनसे वो डिवाइड होता है, जिसको गणित की भाषा में हम कहते हैं गुणनखंड, फैक्टर। 8, 1, 2, 4, 8, 9, 1, 3, 9, 10, 1, 2, 5, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये सब क्या बता रहे हैं हम इधर? फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या जो उसको विभाजित कर सकते। तो 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे। देखो 12 के फैक्टर कितने हैं? 6। ठीक है, अगर ऐसे 12, 15 के पूछ ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता पाना, लेकिन वो गरीब हमसे कहे 1000 के फैक्टर बताइए कितने हैं, तो टाइटल डालिएगा, कंसेप्ट का नाम लिखिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही कि क्या सिखा रहा हूं मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस दुनिया में 1000 को कितनी संख्याएं विभाजित करती है, डिवाइड करती है। मुझे नहीं पता वो कौन है, बट मैं ये पूछ रहा हूं कि कितनी, वो कौन है हमें नहीं पता, बट नंबर कि कितनी संख्याएं 1000 को डिवाइड करती होगी, 600 को डिवाइड करती होगी, 4000 को डिवाइड करती होगी। तो वास्तविक रूप में अब जो मैं कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है। बट हमारी यूपीएससी ने कहा है कि हम कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पूछते, हम तो नॉर्मल पूछते हैं। तो बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नॉर्मल सिखाऊंगा मैं, सिखाऊंगा नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल अगर आप उसकी जड़ ढूंढना चाहे कि सर आपने ये ट्रिक्स जो बनाई, तो उसकी जड़ें कहां मिलेगी? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न लिख लीजिएगा, 1000 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1000। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1000। आशीष लाल, जीवन इतना सरल होता तो पृथ्वी पर बुद्ध और स्टेज पर मास्टर अवतरित नहीं हुए होते। लाल ने डायरेक्ट कमेंट्स कर दिए 1 to 10, 100, 200, बस यही होंगे। आइए वापिस आते हैं जीवन पर। अगर ऐसा कोई भी सवाल आपकी लाइफ में आ जाए तो सीखने पर ज्यादा ध्यान देना। बिल्कुल मजेदार सवाल है, हवाबाजी मोहल्ले में की जा सकती है इससे। 2 से डिवाइड, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे हम, 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर से। तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करते चले, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, अभी भी 2 से हो रहा है। अब हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल याद है तो अब जल्दी पता चल पाएगा। अब 2 से तो 3 से तो 5 से, फिर 5 से, ठीक है। अब 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ 1000? तो मैं इसको 2 गुना 2 गुना 2 न लिखते हुए डायरेक्ट 2 की पावर, और 5 से भी 3 बार तो मैंने 5 की पावर 3। जितनी बार डिवाइड हो रहा है उतनी बार हम उसका मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत अभी भी लग रही हो कि सर ये कैसे? मतलब घबराना नहीं, अभी पूछ लेना। नाती पोती के सामने बेइज्जत होने से अच्छा है मास्टर के सामने हो जाए, क्योंकि मास्टर मास्टर ही होगा। कोई दिक्कत है अभी? बिल्कुल। अब ट्रिक्स पर गौर करना। ट्रिक्स कहती है कि अगर आप किसी नंबर को कैनोनिकल फॉर्म में बदल चुके हो, कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं कंकालीय रूप इसको गणित की भाषा में, तो आपको अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो जो भी पावर दे रहा है ना, पावर,
उसमें एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई करना है पावर में, जितनी भी पावर है। यहां 3 थी तो एक जोड़ दिया, यहां 3 थी तो एक जोड़ दिया। हमने कहा कि महोदय मुझे नहीं पता कि कौन कौन डिवाइड करता है, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि 1000 को इस दुनिया में 16 संख्याएं डिवाइड करती है, जिसमें एक तो 1 होगी और 1000 होगी, बाकी 14 संख्याएं आप जानो। लेकिन कंफर्म है 16वीं संख्या के बाद कोई 17वीं संख्या इस दुनिया में 1000 को डिवाइड नहीं करेगी। मैं इसका फार्मूला निर्माण कर देता हूं ताकि रिवीजन करते समय याद रहे। नंबर ऑफ फैक्टर, अगर आपने नंबर को बदल दिया है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r में, तो मैंने आपको यह बताया ये नंबर था और ये नंबर ऑफ फैक्टर अब हम निकाल रहे हैं। ये संख्या थी जिसको संख्या को हमने डिवाइड ऐसे बदल दिया। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या बताया, कोई बता सकता है फार्मूला? p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, इनका क्या कर देना है, बस ये हो गया उत्तर। अब अगर मैं कहूं आपसे तो बस इतना याद रखो कि उत्तर कैसे निकालते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा ही क्यों, तो उसके लिए फिर गणित में उतरना पड़ेगा और जीवन अभी उतना बचा नहीं है। ऐसे करते हैं, मेरा मास्टर ने मुझे सिखाया, मैंने सीख लिया, मैं सिखाने लग गया। आपको तो एग्जाम ही देना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बस कुछ नहीं करना है, जो भी पावर आ जाए +1 करके मल्टीप्लाई और बता देंगे नंबर ऑफ फैक्टर। बताइए 600 के फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 600, 3000 के फैक्टर कितने होंगे? दोनों ही प्रश्न। 600 और 3000 के फैक्टर्स आपको बताने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 600 एंड 3000। 600 और 3000 के गुणनखंड बताइए। चौबीस आ रहा है। 3000 दूसरा प्रश्न था, 3000 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बिल्कुल मजा आना चाहिए अब सवालों को हल करने में कि हमें भी आने लग गया, और यही गणित था बस। तीन 3000 को डिवाइड करेंगे तो 1500, 750। अब 5 3 से करो पहले। अरे फटाफट करो। थर्टी टू आ रहा है दूसरे में। सिक्स 600 को आपने लिखा होगा इस तरीके से, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 4 इंटू 2 इंटू 3, 24। तो हम कहेंगे 600 को इस दुनिया में कुल 24 संख्याएं डिवाइड करती। इसमें गारंटेड है कि एक संख्या तो 1 है और दूसरी 600 है, बाकी 22 कौन सी हमें नहीं पता। हाँ लेकिन इतनी गारंटी है, कोई 25वीं संख्या 600 को डिवाइड नहीं करती। 3000 को देख लेते हैं। $1500, 750,
375, 125, तो आपने इसे लिखा होगा 3000 इज इक्वल टू 2:3, 3, 5:3, 4 इंटू 2 इंटू 4। इस दुनिया में 3000 को कुल 32 संख्याएं डिवाइड करती हो। मतलब ये सवाल छोड़िएगा नहीं, अगर ऐसे सवाल आ जाए, और आते हैं ये अच्छे सवाल है। अभी हम इसमें और टाइप देख रहे हैं, अभी कोई दिक्कत मुझे बता दीजिए अभी भी लग रही हो। आप जरा एक प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, इधर ध्यान देना। देखो 600 को अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बताऊंगा देखो भाई 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड कर लेगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा, 12 से होगा, 15 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये ऑड नंबर है या इवन? अरे ऑड नंबर है ना, किसी कैसे बात कर रहे हो? अरे प्राइम कंपोजिट अलग चीज है, ये ऑड। ठीक है ना? तो अगर एग्जामिनर को और डीप में जाना हो, जैसे वो जा रहा है आजकल, अगर वो पूछ ले कि कितने ऑड फैक्टर्स है 600 के, कुल कितने विषम फैक्टर है, या 600 के कुल कितने सम फैक्टर है, बात समझ में आ रही है? 600 के कुल कितने सम गुणनखंड है और 600 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। मतलब मुझसे वो जानना चाह रहा है कि सम संख्या कुल ऐसी कितनी है जो 600 को डिवाइड करती है, और विषम संख्याएं कुल कितनी है जो 600 को डिवाइड करती होगी। कितने ऑड नंबर 600 को डिवाइड करते होंगे और कितने इवन नंबर 600 को डिवाइड करते होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कुल कितने डिवाइड करते होंगे, 24। ट्रिक समझ में आ गई ना? अब मैं ऑड और इवन फैक्टर सिखा रहा हूं, ध्यान से देखते चलना 600 का एग्जांपल लेकर। अगर आपको ऑड फैक्टर चाहिए ना, तो केवल ऑड प्राइम नंबरों की पावर लोगे आप, केवल ऑड प्राइम नंबरों की। मतलब मुझे बताओ इसमें 2 ऑड है कि इवन? ऑड नंबर, ऑड नंबर, इसकी पावर कितनी है? तो उसमें 1 जोड़ना है, जैसे हम जोड़ते थे। कितना हुआ? 2, 1 थी तो 1 जोड़ देंगे ना। यहां कितना हो गया? ये आ गया। अगर आपको ऑड फैक्टर चाहिए तो केवल ऑड नंबरों की पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो, इवन छोड़ दो, इवन छोड़ दो। तो कितने हैं इस दुनिया में ऑड नंबर जो 600 को डिवाइड करते होंगे? केवल 6 संख्याएं हैं इस दुनिया में जो ऑड है और 600 को डिवाइड करते होंगे। अब इवन निकालने के 2 तरीके हैं, पुनः इधर देख लेते, इसको सॉल्व करके देखो ना। फिर बताओ इसमें ऑड फैक्टर निकालने हो, कैसे निकालोगे? आठ कौन है 3000 के? ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर में केवल ऑड लेते हैं बस। अरे भयानक नहीं, बहुत हल्का फुल्का सा है, बस ऑड लेना है। 2 छोड़ दो, बस 2 ही आता है, बाकी तो सब ऑड ही आते हैं। जितने भी कैनोनिकल में आएंगे ना सब ऑड ही आएंगे। तो 2 को छोड़कर सभी में +1 करके मल्टीप्लाई, जैसे अभी हम कर रहे थे। पर हम 2 को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि ऑड फैक्टर निकाल रहे। क्लियर है? अब हमें इवन फैक्टर निकालने। टोटल कितने थे? टोटल
तो 24 में से 6 अगर ऑड फैक्टर है तो 18 के बारे में आपकी राय क्या है? इवन फैक्टर। 18 के बारे में आप क्या दावा करेंगे कि वह 18 ऐसी संख्याएं है जो 600 को डिवाइड करती है और सम संख्याएं हैं। छोड़ दूं मैं इसको? मैं रिपीट कर रहा हूं। 3 सवाल हुए। पहला टोटल फैक्टर, दूसरा ऑड फैक्टर, तीसरा इवन फैक्टर। आप ऑड फैक्टर निकालना सीख लीजिए। इवन हम टोटल में से ऑड माइनस कर देंगे। वैसे एक और तरीका होता है, जब मैं इंजीनियर वालों को पढ़ाता था, क्योंकि कैट में इंजीनियरिंग वालों को जब पढ़ाते थे तो एक और तरीका सिखाया जाता था। अगर आप देखना चाहो तो वो तरीका मैं दिखा देता हूं। मतलब इवन फैक्टर का दिखा दूं? चेहरे भयानक लग रहे हैं मुझे। मतलब अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए तो इवन नंबर वाले को एज इट इज ले लो, उसमें कोई +1 मत करना, और ऑड वाले में +1 कर दो। कितना हो गया? इवन वाले को एज इट इज ले लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? इवन फैक्टर। ऑड फैक्टर में तो इवन को लेते ही नहीं, पर इवन वाले में इवन वाले को एज इट इज लेते और ऑड में +1 करके मल्टीप्लाई करते। पर मैं इसलिए छोड़ रहा हूं इसको कि इसको मत करो, केवल क्या याद रखो? ऑड। क्योंकि ऑब्वियसली ऑड निकाल दिया आपने तो टोटल में से माइनस कर देना, इवन निकल कर आ जाएगा। देखना इवन वाले फार्मूले से अगर इसको निकालना चाहो तो 3, 2, 4 कितना हो गया? 24। और यहां कितने आ गए थे ऑड? टोटल कितने थे? 32 में से 8 गए। इवन फैक्टर आप ऐसे निकालो या ऐसे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना याद नहीं रह पाएगा, आप लोग इतना ज्यादा नहीं याद रख पाएंगे। तो केवल क्या याद रखिए? ऑड फैक्टर। और ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं? ऑड नंबरों में +1 करके मल्टीप्लाई, जो भी ऑड प्राइम नंबर थे। देखना सभी के चेहरे में बहुत से भयानक चेहरे आ रहे हैं। मेरी गलती हो गई है, मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया है। मैं पुनः एक बार ट्राई कर रहा हूं, इधर ध्यान देंगे ध्यान से। हम निकालना चाहते हैं इस दुनिया में 800 के टोटल, ऑड और इवन फैक्टर। ठीक है, बस सीखते चलना, कुछ नहीं भी लिखोगे चलेगा, समझ में ज्यादा आ जाए, गणित तो ज्यादा जरूरी है। 400 ये तो सभी को पता है नहीं, तो नॉर्मल तरीका कैनोनिकल फॉर्म में बदल रहे हम इसको। और मैंने लिख दिया कि 800 का मतलब होता है 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। टोटल निकालने हैं मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स। बताएं क्या करूं? 6 गुना 3 18। मुझे ऑड फैक्टर्स चाहिए, केवल ऑड, तो 3। तो इवन फैक्टर कितने होंगे? क्लियर है बातें अब? ऑड फैक्टर भी बता सकते हैं, इवन फैक्टर भी बता सकते हैं, टोटल फैक्टर भी बता सकते हैं। ये ओरिजिनल फार्मूले बनते परमुटेशन से है। इसको पढ़ाया परमुटेशन में जाता है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितना आगे पीछे अरेंजमेंट कर सकते हैं, बट हम इसको नॉर्मली ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आपको अगर फार्मूला चाहिए तो मैं फार्मूला भी दे देता हूं, अगर आप याद रख सकते हैं। आपने अगर किसी नंबर को बदल दिया a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r में, जिसमें आपको पता है कि a क्या है? इवन नंबर है, बस a इवन नंबर है, बाकी सब ऑड है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला क्या बताया?
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। बताए P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1। अगर आप ऑड फैक्टर चाहते हैं, केवल ऑड फैक्टर, तो Q प्लस 1, R प्लस 1। अगर आप इवन फैक्टर चाहते हैं तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं मुझसे, P गुना में Q प्लस 1, R प्लस 1। अब आप चाहे तो एक जगह पूरे फार्मूले लिख दीजिए, बाकी केवल याद किसको रखिए, ऑड वाले को। टोटल में से ऑड हटा देंगे तो अपने आप बचा हुआ इवन होगा। इवन का फार्मूला न भी याद रहा तो भी आंसर निकाल सकते हैं। हमेशा 2 के बाद ऑड नंबर में ही सभी आएंगे कैनोनिकल फॉर्म में। देखो, हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं डिवाइड हुआ तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हुआ तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं हुआ तो 7 से। हम हमेशा प्राइम नंबर से ही करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर में 2 को छोड़कर सारे प्राइम ऑड ही होते हैं, इसलिए बाद में कभी कोई इवन आता ही नहीं है। इसलिए हमेशा ही पहला नंबर जो होता है बस वही इवन हो सकता है, बाकी वो जरूरी नहीं है कि होगा भी, लेकिन दूसरा कभी इवन नंबर नहीं आए। गणित में केवल एक ही तो प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, 2। उसके बाद फिर कभी 4 से डिवाइड नहीं होता, 6 से नहीं होता है, 12 से नहीं होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन्हीं नंबरों से डिवाइड होंगे। क्लियर है ये बातें? ये क्या बताया मैंने आप लोगों को, टोटल फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। अभी इसी में हम एक और कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सम ऑफ द फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। सम ऑफ द फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। सम ऑफ द फैक्टर्स। अब देखो सवाल क्या पूछा जा रहा है, इसके पहले में वो पूछ रहा था कि कुल कितनी संख्याएं विभाजित करती है, और अब वो गरीब पूछ रहा है वे गुणनखंड जो भी हैं, जो भी डिवाइड करते हैं, उन सबका जोड़ बताइए। हमें खुद नहीं पता कि वो संख्याएं कौन सी, और उसका जोड़ पूछ रहा है हमसे। तो तरीका देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो प्रश्न लिखना, डिटरमाइन द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 360, 360 के गुणनखंडों का, 360 के गुणनखंडों का जोड़ ज्ञात कीजिए। 360 के गुणनखंडों का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो तरीका बता रहा हूं, डायरेक्टली 360 को आप वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे अभी हमने देखा था। इसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म में बदलना। ये एलसीएम एचसीएफ में ऐसा यूज करेंगे हम बहुत। 180, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत? मुझे बताइए कि 360 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। अगर यहां सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता सम की जगह, तो क्या करते? तो 4 गुना 3 गुना 2 24 आ जाता। ऑड फैक्टर होते तो 3 गुना 2 6 आ जाता। इवन होता 24 में से 6 गए
18 आ जाते और इवन फैक्टर, पर यहां पूछा क्या है, सम, जोड़। तो ध्यान से सीखेंगे हम। अगर कोई एग्जामिनर हमें फैक्टर का सम पूछता है तो बहुत सरल तरीके से जो भी संख्या है उसकी पावर 1 बढ़ा देना और टोटल में से 1 घटा देना। 2 की पावर 3 थी तो लिख देंगे 2 की पावर 4 -1 ओवरऑल में से 2 की पावर 4 -1। बताए फिर आप लोग इसे क्या लिखोगे, इसे डिवाइड बाय, विभाजित करना है, जो भी संख्या है उनमें से एक एक घटा के, वही बस बिना पावर के अब डिवाइड करा दो। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 4 16 -1 15 लिख दो डायरेक्ट। अरे समझ में आएगा ना, नहीं तो आप कहे तो मैं पूरा आनंद ले सकता हूं। 16 -1 27 -1 125 -1 2 -1 3 -1 15 गुना में 26 गुना में 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 कैंसल कर दिया, 15 6 90 15 2 30 गुना में 3 इधर सॉल्व किया मैंने 1170। 1170 क्या है, उन सभी संख्याओं का योग जो 360 को विभाजित कर सकते। हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन हमें ये गारंटी है कि उनका सम 1170 होगा। क्लियर है? अगर आप मुझे कहे कि सर फार्मूले में बदल दीजिए इसे, तो लिख दे रहा हूं भले, लेकिन फार्मूले में बदलने पर चीजें ज्यादा कठिन लगेगी। योग बताना है हमें, सम ऑफ फैक्टर a की पावर p प्लस 1 -1, b की पावर q प्लस 1 -1, c की पावर r प्लस 1 -1। जरूरी नहीं कि आप फार्मूले ऐसे ही लिखो, आपको यदि बात समझ में आ गई तो बस उस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें, बाकी तो फार्मूले खुद बना दिए जाते हैं। गुणनखंडों का योग, मंडे मैंने यूट्यूब पर क्लास जरूर ली, यहां तक एक चीज और बता दी थी कि सम ऑफ द फैक्टर हम निकाल सकते हैं। कर पाएंगे? बताइए हमें जरा, 1000 के गुणनखंडों का जोड़ बताइए। सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 1000, डिटरमाइन द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 1000। 1000 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए।
बताएं 2340 कितने लोगों का है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 2340 2 से डिवाइड किया 500, फिर 2 से डिवाइड किया 250, फिर 2 से डिवाइड किया 125, टू की पावर 3, 5 की पावर 3। ठीक है ना? बस कोई तीसरा ही नहीं। क्या लिखा आप लोगों ने इसे? 2 की पावर 4 माइनस 1, 5 की पावर 4 माइनस 1, 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 15, 624, 1 इंटू 4 कैंसल किया इसे 146, 156, 2340, 2340। मतलब अब आप 4 चीजें सीख गए। किसी संख्या के टोटल फैक्टर आप बता सकते हैं, ऑड फैक्टर बता सकते हैं, इवन फैक्टर बता सकते हैं, यहां तक कि फैक्टरों का सम भी बता सकते हैं। तो फैक्टरों का मल्टीप्लाई भी होता है। यूट्यूब पर नहीं बताया, बताओ या नहीं बता दो? लिखिए फिर। मल्टीपल या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स या मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल। तो जैसे लिखिएगा प्रश्न, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200, 1200 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1200 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200। ध्यान से सीखना, इजी सवाल है ये। 1200 के अरे गुणनफल मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं इस बार, सवाल समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कितने डिवाइड करते हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं उनका जोड़ क्या है, मैं पूछ रहा हूं कि जितने लोग डिवाइड करते हैं उनका गुणनफल बताइए कितना आएगा। हमें नहीं पता वो कौन है अभी तो, और उसका क्या पूछ रहा है वो, मल्टीपल। तो 1200 को वही पैटर्न सेम रहेगा, डिवाइड करते चलेंगे। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड कीजिए। कोई दिक्कत यहां तक में? क्या लिखेंगे हम 1200 को? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। कोई दिक्कत यहां तक में? अगर यहां फैक्टर पूछे होते तो आप लोग क्या करते? कुल कितने फैक्टर हैं? 5 गुना 2 गुना 3 निकल जाता कितना? 5 गुना 2 गुना 3, 30। ऑड फैक्टर पूछा होता तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 क्यों? क्योंकि ऑड के ही पावर में +1 करेंगे। इवन पूछा होता तो 30 में से 6 गए 24 इवन हो जाएंगे। सम निकालना होता तो 2 की पावर 5 माइनस 1, 3 की पावर 2 माइनस 1, 5 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 5 माइनस 1। ठीक है। और इस बार पूछा क्या? मल्टीप्लाई। तो इसका ट्रिक्स होता है, उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 1200 की घात नंबर ऑफ फैक्टर्स का आधा होगा।
उसकी पावर का नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय 2 जो भी आएगा वो उसकी पावर बन जाएगी। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए, कितना आएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स? 5 गुना में 2 गुना में 3, ये तो हम सीख चुके ना। तो ये आ जाएगा आपका 1200 की घात 30 बाय, मतलब 1200 की पावर, मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन हाँ वो वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल किसके होगी? 1200 की घात 15 की जो वैल्यू आएगी वही इसके गुणनखंडों का गुणनफल होगी। सिंपल सवाल है, ये ज्यादा टिपिकल नहीं है। जितने फैक्टर्स हैं उसके आधा करके उसकी पावर बना दो। जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे उसका आधा करके उस संख्या की घात। तो आप 1200 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 15 बार। तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी वैल्यू होगी? उसके गुणनखंडों की। कर पाएंगे? ट्राई करिए फिर। आंसर कैसे? अरे वही 1200 की घात 15, वही उत्तर। उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ऐसा ही लिखेंगे, 240 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ 240। 240 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो 240 की पावर 10, मतलब टोटल फैक्टर आए होंगे 20। बढ़िया। तो आपने सबसे पहले तो क्या निकालना है? 240 के फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स है भाई 240 के? यही आया था 240, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो यह आया होगा 5, 5 कैसे? 4 + 1, कितना हो गया ये? तो अभी हमने सिखाया कि जितने फैक्टर आ जाए उसका आधा। तो 240 की घात 10। ऑप्शन ऐसे ही आते हैं क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जानता है कि इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो ऑप्शन ऐसे ही देगा 240 की पावर 10, 240 की पावर 11, 240 की पावर 12, 240 की पावर 13, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो आंसर आएगा 240 की पावर 10। ये है कंपोजिट नंबर से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां खत्म होता है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अभी हम नंबर सिस्टम में शुरू करेंगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट, इकाई अंक की संकल्पना। कल से यूनिट डिजिट कंसेप्ट, इकाई अंक की संकल्पना। अभी आप शीट सॉल्व करना शुरू मत करिएगा नंबर सिस्टम वाली। जैसे ही रिमाइंडर थ्योरम जिस दिन पूरा होगा उस दिन आप फिर शुरू करेगा, क्योंकि उसके बाद फिर छोटी छोटी बातें उसमें बच जाएगी। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा घर पर फिर से, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं। कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय।